बढ़ जाती है। इन्फेक्शन लापरवाही बरतने के कारण होता है। अधिकांश इन्फेक्शन जो कि सीरियस नहीं होते हैं वो खुद ब खुद कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। नाक का इन्फेक्शन सर्दी जुकाम और प्रदूषित वातावरण के कारण हो सकता है। वहीं कानों का इन्फेक्शन कानों में चोट लगने या फिर ज्यादा मल के जम जाने से होता है। और अगर गले की बात की जाए तो गले की कुछ समस्याएं जो होती हैं, सामान्य समस्याएं होती हैं, जैसे कि गले में दर्द होना, खराश या आवाज का बदल जाना गले में इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो गले का इन्फेक्शन नाक के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। नाक और कान और गला तीनों ही अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि किसी एक अंग में इन्फेक्शन होने की वजह से दूसरे अंग में भी इन्फेक्शन हो सकता है। और साथ ही नाक, कान और गला तीनों ही बाहर के वातावरण के संपर्क में रहते हैं, इसलिए बाहर के मौसम का प्रभाव धूल, धुएं जैसी चीजें प्रभावित करती हैं। और अगर वक्त रहते इन इन्फेक्शन पर ध्यान न दिया जाए तो ये एक गंभीर समस्या बन सकती है। नाक, कान और गला ये तीनों अंग हमारे शरीर के अहम अंग हैं। वहीं अगर इनमें से किसी भी एक अंग में इन्फेक्शन होता है तो बाकी अंगों में भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इन्फेक्शन लापरवाही बरतने के कारण होता है। ज्यादातर इन्फेक्शन जो सीरियस नहीं होते हैं वो खुद ब खुद कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। नाक का इन्फेक्शन सर्दी, जुकाम और प्रदूषित वातावरण के कारण हो सकता है। वहीं कानों का इन्फेक्शन कानों में चोट लगने या फिर ज्यादा मल के जम जाने से होता है। और अगर गले की बात की जाए तो गले की कुछ सामान्य समस्याएं होती हैं, जैसे कि गले में दर्द होना, खराश या आवाज का बदल जाना गले में इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। गले का इन्फेक्शन नाक के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। नाक, कान और गला तीनों ही अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि किसी एक अंग में इन्फेक्शन होने की वजह से दूसरे अंग में भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही नाक, कान और गला तीनों ही बाहर के वातावरण के संपर्क में रहते हैं, इसीलिए बाहर के मौसम का प्रभाव धूल और धुएं जैसी चीजें प्रभावित करती है। अगर वक्त रहते इन इन्फेक्शन पर ध्यान न दिया जाए तो ये एक गंभीर समस्या बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो नाक, कान और गला ये तीनों अंग हमारे शरीर के अहम अंग होते हैं, लेकिन अगर इनमें इन्फेक्शन आ जाए तो ये एक गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इस बीमारी से आप भी पीड़ित हैं तो आपके जहन में सवाल हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभय कुमार जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपके सवालों का आज हम जवाब देंगे। अगर आपको भी कोई समस्या है, आपके परिवार में किसी को नाक, कान या गले की समस्या है तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करिए और आपके सवालों का जो जवाब है डॉक्टर अभय देंगे। डॉक्टर अभय, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नाक, कान और गला बेहद अहम अंग है हमारे शरीर के, लेकिन बदलता मौसम, बरसाती मौसम, इन दिनों देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जब प्रभाव पड़ता है या यूं कहें जो इन्फेक्शन होते हैं वो इन्हीं में देखने को मिलती है। और ये इन्फेक्शन आगे चलकर एक गंभीर बीमारी का रूप भी ले लेते हैं अगर ध्यान न दिया जाए तो। जी एग्जैक्टली। होता क्या है कि जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है तो वायु में या एयर में आप बहुत सारे कॉन्टामिनेंट, डर्ट या जिनको हम बोल सकते हैं कि ऐसे दूषित पदार्थ जो किसी एक तरीके की पर्टिकुलर एलर्जी या इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो नाक, कान और गला तीनों को ही अफेक्ट करेंगे। और अगर वो इन्फेक्शन या वो एलर्जी को हम लोग ठीक से ट्रीट नहीं करते या एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेते तो वो आगे चल के किसी मांस में, किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन में और बार बार होने वाले इन्फेक्शन जैसे राइनाइटिस, नेज़ोफैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, गले में जो इन्फेक्शन अक्सर हुआ करते हैं, इन सब का रूप ले लेती है। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम इनको नहीं ठीक कराएंगे बार बार होने के बावजूद तो ये आगे चल के बहुत ही सीरियस चीज़ों का रूप लेने में बिल्कुल सक्षम है। जी बिल्कुल डॉक्टर अभय, हालांकि देखा जाता है कि बदलते मौसम में लोगों को वायरल फीवर हो जाता है और उसमें ज्यादातर जो अमूमन लोग होते हैं डॉक्टर्स के पास ना जाकर एंटीबायोटिक्स का सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक बार तो वो ठीक हो जाता है लेकिन बाद में वो फिर से आ जाता है और वो फिर एक ऐसा जुकाम या बलगम का रूप ले लेता है जो आगे चलकर आपके लिए और सिरदर्द बन जाता है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को? जी बहुत अच्छा पॉइंट है ये आपका, क्योंकि अधिकतर बार जो नाक का इन्फेक्शन या गले का इन्फेक्शन का जो बिल्कुल शुरुआती रूप होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है और आपकी
इंफॉर्मेशन और अपडेशन के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। हाँ, अगर इन्फेक्शन सीवियर है और हमें उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है तब हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ये मेरी सलाह है आप सभी लोगों को कि अगर कोई भी इन्फेक्शन आपको होता है तो आप कभी भी केमिस्ट से दवा ना लें। जी बिल्कुल। अदिति हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी अदिति जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर एक्चुअली मौसम चेंज होते ही मेरे गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसा क्यों? मैं मेडिसिन भी लेती हूँ पर उससे कोई फायदा नहीं लगता, तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है? गले में इन्फेक्शन सबसे पहले मुझे पकड़ता है, तो ऐसा क्यों? जी ऐसा इसलिए हो सकता है अदिति जी। पहले तो मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जब गले में इन्फेक्शन होता है उससे पहले नाक में किसी तरीके का जुकाम, छींके आना या नाक में से गले के अंदर कुछ पानी जैसा टपकना? हाँ सर, झंझनाहट होती है जी, ऐसा लगता है छींक आएगी, बहुत छींके भी आती है। जी 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 एग्जैक्टली जी, ये बहुत ही एक कॉमन सी कंडीशन है। अगर मैं नोज़ की डिसीजेस की बात करूं, नाक के रोगों की बात करूं, इस बीमारी को एलर्जिक रिनाइटिस बोला जाता है। ये एक तरीके की एलर्जी है जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट या हवा में होती है। आपको जब भी ऐसा हो तो कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस होते हैं, एंटी हिस्टामिन्स या कुछ स्टीरॉयड नेजल स्प्रेज होते हैं, और साथ ही साथ आप रोज रात को सोने से पहले अगर भाप लेते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। बिल्कुल डॉक्टर अभय, लेकिन कई बार क्योंकि एलर्जी की बात की और कई लोगों को खासकर देखा जाता है कि एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, अब ऐसे में किस तरीके से उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए इस तरीके के मौसम में, बरसात और खासकर जो प्रदूषण का भी वातावरण होता है, दिल्ली में तो आजकल वैसे भी काफी ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो कैसे बचना चाहिए? जी देखिए, एलर्जी जो होता है उसका जो मेन रीज़न है वो है हवा में दूषित पार्टिकल्स, जो कि हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है हर आदमी को कि वो एक पर्टिकुलर एलर्जन का टेस्ट कराए। तो जो कॉमन प्रिकॉशंस किसी भी आदमी को लेने चाहिए वो ये कि सबसे पहले हमको पता चल जाता है कि हमको किस चीज़ से एलर्जी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अगर घर में झाड़ू लग रही हो या कोई छौंक लग रही हो या फिर वो बाहर जाते हैं पर्टिकुलर एक वेदर में उनको एलर्जी हो, तो वो सबसे पहले उस चीज़ को अवॉइड करें। कोशिश करें ज़्यादा कुछ माइक्रोस्कोपिक मास्क आते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन द सेंस जो माइक्रोपोर्स होते हैं, नॉर्मल मास्क से अलग होते हैं, उनका यूज़ बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ भाप लेना रात को, वो हर तरीके के एलर्जन को वॉश आउट करने में सक्षम होता है। ये कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो फॉलो करनी चाहिए डॉक्टर अभय। लेकिन बच्चों की अगर बात की जाए, क्योंकि बच्चों को कौन समझाए, जब भी स्कूल से आते हैं खासकर गर्मी में तो आते ही ठंडा पानी पी लेते हैं कि, और फिर उसके बाद होता है कि आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, उस दौरान क्या आपको ध्यान रखना चाहिए? जी मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी भी गर्म मौसम से एकदम से एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आते हो या एसी वाले कमरों में भी आते हो तो एकदम ठंडा पानी पीना अवॉइड कीजिए, क्योंकि सडन टेम्परेचर डिफरेंस भी आपको बहुत बार नर्व एंडिंग्स को या जो वहाँ पे वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर सकता है और आपको एक कंजेशन हो सकता है थ्रोट में। तो ये सारी प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी चाहिए और जी माताओं को ध्यान रखना। लेकिन डॉक्टर अभय, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग समय बचाने के लिए, हालांकि आप पहले बोल चुके हैं कि केमिस्ट से आप दवाइयां ना लें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कई ऐसी दवाइयां हैं, बुखार जुकाम की दवाइयां हैं, लोग उसे ले लेते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो ले लेते हैं और ठीक भी हो जाता है। लेकिन क्या गारंटी है कि वो दवाइयां अगर आप खाते हैं उस समय ठीक भी हो जाता है तो आगे चलकर कोई सीरियस रूप नहीं लेगा? मैं आपसे एक सवाल लेती हूँ, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, अशोक कुमार है। जी अशोक जी, आप अपना सवाल करिए। कान में इन्फेक्शन है मैम, और जो ये है 3 टैबलेट देता हूँ, एक खाली पेट का है, क्या ये सही मैम? आपकी आवाज थोड़ी सी रुक रुक के आ रही थी। कान में इन्फेक्शन है इनके और ये दवाई लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं, तो अभी उन्हीं के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं। जी देखिए, अगर आपके कान में इन्फेक्शन है तो मुझे एक चीज जाननी है कि क्या कान बहता है कि कान बहता नहीं है? नहीं बहता है, करके नहीं बहता है। मैं आवाज काफी डिस्टर्बेंस आ रही है, नहीं बहता है, उन्होंने ये बात बोली है, जितना ये समझ में आ रहा है कान के इन्फेक्शन से ये परेशान है। जी अगर ये कान के इन्फेक्शन से परेशान है और इनका कान बहता नहीं है तो एक चीज जो हमें जांच लेनी चाहिए वो है, हमेशा होता है नाक, क्योंकि बहुत बार इन जो इन्फेक्शंस कान के होते हैं इनका रूट पॉइंट और से ओरिजिन जो है, जो उसका मेन जड़ होता है वो नाक में होता है। मेरी आपको ये सलाह है कि आप किसी भी एक ईएनटी एक्सपर्ट आसपास जाके एक बार नाक की अपनी दूरबीन की जांच, जिसको डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी कहा जाता है, जरूर कराएं। हो सकता है जो इन्फेक्शन आपको बार बार कान में हो रहा है उसका रूट कॉज नाक में छुपा है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नोएडा से हैं, संदीप भंडारी जी हैं। जी संदीप जी, आप अपना सवाल पूछिए।
संदीप जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी नोज ज्यादातर ब्लॉक रहती है और बचपन से मैं यूज कर रहा हूँ नेजल ड्रॉप्स नेसिवियन, तो इसका क्या इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म में? बिकॉज मैं अगर इसको नहीं डालता हूँ तो मेरी नाक कभी भी नहीं खुलती। जी संदीप जी, इसका बहुत ही एक सीधा साधा सा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप नेज़िवियन को बहुत समय तक डालते रहोगे तो नेज़िवियन ही आपको एक तरीके की रिनाइटिस या नाक का इन्फेक्शन दे देती है, जिसको बोला जाता है रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा। और जितना आप मुझे बता रहे हो कि आप बचपन से इसको डाल रहे हो, मैं आपको एक सिंसियर सजेशन देना चाहता हूँ कि आप तुरंत जाके किसी एक्सपर्ट को अपनी नाक जचवाएं, डायग्नोस्टिक नेजल इंडोस्कोपी या नाक की इंडोस्कोपी कराएं और एज पर वो जैसा आपको गाइड करता है वैसा कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम नाक के टेढ़े होने की वजह से, अंदर की हड्डी टेढ़े होने की वजह से है, तो एक छोटा सा करेक्शन आपको नेज़िवियन से निजात दिला सकता है। डॉक्टर अभी मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्या अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको किसी नेजल स्प्रे की एडिक्शन पड़ जाए, कई आजकल आ रहे हैं कि आप नेजल स्प्रे करिए और 2 मिनट में आपकी नाक जो है वो खुल जाएगी, क्या इसका एडिक्शन भी हो जाता है कि थोड़ा सा अगर आपका नाक बंद होता है तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है आगे चलकर? एब्सोल्युटली होता है, क्योंकि अभी आपने डॉक्टर मिस्टर संदीप की बात सुनी। मिस्टर संदीप एक्चुअली उसी एडिक्शन के शिकार हैं और बहुत बार लोगों को क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म रिलीफ के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ये चीजें खुद से कुछ सालों के बाद आपको इनकी वजह से बीमारी हो जाती है। तो क्या आपका ये कहना है कि जो नेजल स्प्रे जितने भी मार्केट में होते हैं वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होते हैं? नहीं, अगर वो एक मेडिकल एडवाइस यानी किसी ईएनटी सर्जन के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है तो वो एक टाइम बाउंड प्रिस्क्रिप्शन होता है, मतलब वो एक समय के लिए प्रिस्क्रिप्शन होगा, उसमें जांचों का एसोसिएशन साथ में होगा। तो अगर ये सारी चीजें देख के देने के बाद अगर स्प्रेज दिए जाते हैं तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे या इनफैक्ट लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी वो सेफ हैं, मगर अगर मरीज उनको खुद से एडिक्टिव कर लेता है तो हमेशा जो पीछे बीमारी छुपी होती है वो मास्क हो जाती है और उसकी वजह से मरीज को नुकसान हो सकता है। और डॉक्टर अभी आपने बोला कि नाक की हड्डी बढ़ जाने की वजह से भी ऐसी समस्याएं होती है, और मेरा मानना है कि कई ऐसे मैंने लोगों को सुना है कि उनकी नाक की हड्डी बढ़ने की वजह से उन्हें काफी सांस लेने में दिक्कत होती है, क्या उसका ट्रीटमेंट है? देखिए, इस कंडीशन को नॉर्मली डिविएटेड नेजल सेप्टम यानी नाक की हड्डी अंदर से टेढ़ी है। मेरे हिसाब से 70% से 80% जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, बट सबको प्रॉब्लम नहीं होता। 10 to 20% ऐसे लोग होते हैं जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होके उस पर्टिकुलर नेजल पाथवे को ब्लॉक कर रहा होता है, उस तरफ के नाक को ब्लॉक कर रहा होता है। ऐसे केसेस में आइडियली एक छोटा सा सेप्टल करेक्शन, उस सर्जरी का नाम सेप्टोप्लास्टी होता है, जिसमें हम नाक को सीधा कर देते हैं और समय का जो आना जाना होता है, वायु का जो आना जाना होता है नाक में, काफी हद तक खुल जाता है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक कुमार जी हैं। आलोक जी अपना सवाल पूछिए आप। हेलो जी आलोक जी, सवाल पूछिए आप अपना। मैम, मुझे आए दिन जुकाम का शिकायत होता रहता है, मुझे जुकाम हो जाता है जल्दी से जल्दी। आलोक जी, ये एक होने वाली कंडीशन है, नाक में होने वाली कंडीशन, जिसको एलर्जिक रेनाइटिस कहा जाता है। अगर आपको ऐसा होता है तो आपको एक थॉरो नाक कान और गले तीनों के चेकअप की ज़रूरत है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसमें लोकल स्टेरॉइड स्प्रे हो गए या एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा कर सकती हैं, बट जो इनकी ड्यूरेशन है वो बिना दिखाए आप तय ना करें। आप किसी को दिखाएं और एंटी एलर्जिक और स्टेरॉइड मेडिकेशंस होते हैं नाक में डालने के लिए, वो यूज़ कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। साथ ही साथ भाप भी लीजिए रात को, वो भी। डॉक्टर अभी क्योंकि अगर बात हम सर्दी खांसी जुकाम की भी करें तो अक्सर देखा जाता है, जैसे कि हमारे कॉलर भी आ रहे हैं, उनका कहना है कि हमें एकदम से जुकाम बुखार हो जाता है, तो खासकर इम्यून सिस्टम की अगर मैं बात करूंगी, छोटे बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है कहा जाता है कि काफी ज्यादा वीक होता है, और ऐसे ही जो बुजुर्ग होते हैं उनका भी इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है। उसमें बदलते मौसम की वजह से उन्हें काफी जो बीमारियां, सर्दी जुकाम खांसी, वो लग जाता है। तो ऐसे समय में किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है तो फिर बीमारियां अपने आप घेरने लग जाती है? बहुत ही वैलिड सा क्वेश्चन है आपका। क्यों? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी इम्यूनिटी बिल्ड हो रही होती है, और जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी डिटेरियोरेट हो रही होती है। दोनों ही कंडीशन में जो हम अपनी तरफ से एहतियात बरत सकते हैं वो ये है कि अगर किसी आदमी को जुकाम है और बहुत ही तेज जुकाम है तो कोशिश करें छोटे बच्चे को उसके पास ना लेके जाएं, क्योंकि ये सारे कंटेजियस ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं। मतलब अगर किसी को जुकाम है तो उसकी सांस के द्वारा, उसके सांस लेने भर से किसी भी ऐसे आदमी को जो थोड़ा सा वीक है या इम्यूनिटी उसका डाउन है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है।
तो दोनों ही तरीके, दोनों जो एज ग्रुप हैं, बहुत ही छोटे बच्चे या बीमार बच्चे और बहुत ही बुजुर्ग लोग या थोड़े ऐसे लोग जो बीमार रहते हैं, उनको किसी भी ऐसे आदमी के संपर्क में नहीं आना देना चाहिए जिसको जुकाम। बिल्कुल, इसी से रिलेटेड एक सवाल भी मैं पूछूंगी, लेकिन एक कॉलर हम ले लेते हैं। राजन जी हैं जी। राजन जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं स्विमिंग पूल जब भी जाता हूँ तो मेरे कान में पानी के जब भी पानी होता है उसमें दर्द चालू हो जाता है और मुंह भी खारा खारा रहता है। मतलब एकदम 10-15 दिन से खारा खारा मुंह रहता है, एकदम जैसे कि फ्रेश भी नहीं आना मुंह के अंदर जब भी स्विमिंग करने जाता हूँ। नाक में आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ऑब्स्ट्रक्शन या एक तरफ? नहीं, नाक का उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाक में कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, जब भी मैं स्विमिंग जाता हूँ तब होता है मेरे साथ। आपको आपने अपना कान आइडियली मेरे हिसाब से किसी ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है आपको स्विमर सिच है। स्विमर सिच एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन कान के अंदर हो जाता है और वो बार बार होता रहता है। इस चीज़ को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो आपके कान के पर्दे पे आगे चल के तकलीफ हो सकती है, जैसे रिपीटेड इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या फिर छेद। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज ना करें और तुरंत ही एक अपना ईएनटी चेकअप कराएं। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, जसबीर कौर हैं जी। आप अपना सवाल पूछिए। जसबीर कौर जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी मैम, मेरे ना कान का जो पर्दा है ना वो चिपका हुआ है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आपका कान का पर्दा चिपका हुआ है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? जी देखिए, कभी भी अगर कान का पर्दा चिपका हुआ है ना, तो उसका जो रूट कॉज होता है वो नाक और कान को एक ट्यूब जोड़ती है जिसको बोला जाता है यूस्टेचियन ट्यूब। अगर वो ट्यूब बंद रहेगी तो पर्दा नेगेटिव प्रेशर की वजह से कान की हड्डी प्रोमोन्ट्री पे चिपक जाता है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आप अपनी नाक को बंद कर सकते हैं और अपने थूक को अंदर गटक सकते हैं। इसको 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार कीजिए। टाइनबी मैन्यूवर बोला जाता है इसको। इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ आपको भी मैं ये सलाह देता हूँ कि अपनी नाक ज़रूर जचवाएं। मेरे इंसिस्टेंस पे, मेरे कहने पे जो आपके ईएनटी एक्सपर्ट हैं उनके पास जाए, उनको बोलो सर हमें एक बार नाक की एंडोस्कोपी करानी है, ये जानने के लिए कि जो हमारा रूट कॉज है कान की प्रॉब्लम का वो नाक के अंदर तो नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर अभय, हालांकि कई बार ऐसा होता है जैसे आपने बताया कि जो सर्दी खांसी जुकाम है कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। अब ऐसे जिनके न्यूबॉर्न बेबी हुए हैं और उनका फीडिंग टाइम होता है, तो क्या उनको क्या एहतियातन बरतना चाहिए? एग्जैक्टली, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा। देखिए, बहुत बार मदर्स अपने बच्चों को लेके आती हैं हमारे पास और बोलती हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है, या पीडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर हम लोगों के पास पेशेंट रेफर करता है कि बच्चा एक्सेसिवली क्राई कर रहा है। मैं हमेशा ये बोलूँगा कि बच्चे को कभी भी लेटा के दूध नहीं पिलाना है। अगर आप उसको लेटा के दूध पिलाते हैं तो चांसेस हैं कि वही दूध उसके कान में जा सकता है, नाक में जा सकता है और उसको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो आप हमेशा बैठें, लीन फॉरवर्ड हो, बच्चे को भी अपनी गोद में बैठाएं, सर ऊपर की तरफ रखें और फिर दूध पिलाएं। उससे काफ़ी हद तक समस्या हल हो जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंशन जी हैं जी। आप अपना सवाल पूछिए। मंशन जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार। हाँ, मेरे पिछले 70 दिनों से हार्ट बीट थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं। वो वहाँ पर मतलब गांव में गया था मैं कहीं घूमने के लिए तीर्थ पर, तो वहाँ पर थोड़ा टेंशन आ गया था और थोड़ी घबराहट से तो मेरे हार्ट बीट वहाँ पर बढ़ गए थे, तो अभी तक का कंट्रोल नहीं हुए। हेडेक? कोई भी एक्सरसाइज या रनिंग थोड़ी सी भी किया तो हार्ट बीट बढ़ जाते मेरे। हार्ट बीट बढ़ जाते हैं? ये देखिए, ये तो पाल्पिटेशन है। मुझे लगता है आपको किसी जनरल फिजिशियन को दिखाना होगा इसके लिए कि आपको हार्ट रिलेटेड, हार्ट स्पेशलिस्ट को। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। अगर हार्ट बीट बढ़ जाते हैं तो आप किसी फिजिशियन को दिखा के अपना ईसीजी जरूर कराएं एक बार। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक कुमार पांडे जी हैं जी। आलोक जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर, आए दिन मुझे जुकाम हुआ करता है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। मैंने 1-2 बार डॉक्टर को दिखाया भी, दवा का असर जब तक रहता है तब तक ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा हो जाता है। आपने कितने दिन तक दवा खाई है? सर, मैंने एक बार 15 डेज, एक बार फिर 1 मंथ करके खाया है, लेकिन उसके बाद ठीक ही नहीं होता। वो आए दिन हुआ रहता है, उसका रूट कॉज नहीं निकलता कि क्या प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। जी, इसका रूट कॉज मैं आपको बता सकता हूँ जितनी हिस्ट्री आपने मुझे दी है उसके हिसाब से। इसका रूट कॉज है एलर्जिक राइनोफैरिंजाइटिस, मीन्स एक नाक और गले में होने वाली एक फॉर्म ऑफ एलर्जी। 15 दिन या 1 महीने एक सफिशिएंट टाइम पीरियड नहीं है जिसके लिए हम दवा खाएं। कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस हैं या स्टीरॉयड मेडिकेशंस हैं जैसे फ्लूटिकासन फ्यूरेट, नेजल स्प्रे वगैरह, बीटाडीन गार्गल। ये आपको लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 3 to 6 months कंसल्टिंग एन ईएनटी स्पेशलिस्ट जो आपके आसपास हो उतना खाइए। और हमेशा एक बात का ध्यान रहिए, अगर ये एलर्जी है तो ये तब तक ज़रूर रहेगी आपको जब तक आप उस पर्टिकुलर एयर या इन्वायरमेंट में रहते हैं।
तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दवाइयाँ खाने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली, बीमारियों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर अभय, हालांकि मैंने कई पेशेंट्स को देखा है कि उनके कानों में पस पड़ जाता है और वो पस इतना ज्यादा दिक्कत करने लगता है कि उनको सुनाई देना मुश्किल हो जाता है। कानों में से उन्हें जब भी वो ईयरबड मारते हैं तो उसमें पस निकल कर आता है। क्या उन्हें करना चाहिए? और कई बार बोला जाता है कि आपको ईयरबड भी कान में नहीं डालने चाहिए, आपको सीधा डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो उस समय हम चाहेंगे आप उस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, ईयरबड कान में डालना एक बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है। वो आपके ड्रम को 100% डैमेज करने में सक्षम है, इसलिए प्लीज ऐसा अवॉइड कीजिए। आपको अपने कान में कोई भारीपन या गंदगी लगता है, हमेशा एक्सपर्ट के पास जाएं और साफ कराएं। सेकेंडली, कान से पानी अगर बहता है, मवाद अगर बहता है, तो उसका सिर्फ एक इलाज है एक्सपर्ट के हाथों, जो लोग ऑपरेट करना जानते हैं, कि कान को पहले दवा देके सुखाया जाए और फिर कान की कंडीशन के हिसाब से जो भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, जैसे पर्दे का रिकंस्ट्रक्शन जिसे टिम्पेनोप्लास्टी कहते हैं, या फिर हड्डियां काट के मैस्टेडेक्टमी जो है वो कराना चाहिए, और उसके बाद काफी हद तक मरीज को फायदा हो जाए। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है दर्शकों के आपके सवालों का जो जवाब है वो आज आपको बखूबी मिल गया होगा। डॉक्टर अभय कुमार जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी है, उनके सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आज के डॉक्टर लाइव में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर बता दें कि आप अपनी बीमारियों का इलाज जो है वो डॉक्टर के पास जाकर ही करवाएं, अपने डॉक्टर खुद कम से कम बिल्कुल ना बनिए। लाल, इसी के साथ डॉक्टर लाइव में इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। थैंक यू।